ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इसका जो पार्ट वन था उसमें हमने सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस थे वो देख लिए थे। पार्ट टू में हम मल्टी करेक्ट, मैच द फॉलोइंग और असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पॉइंट है ये करने का ये यही है कि एक रफ आइडिया लग जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कितनी तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, और जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ें समझने के लिए ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अगर सीबीएसई को आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन बनाना है तो वो मोस्ट प्रेफर करती है कि वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कोई क्वेश्चन देते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इस कारण से हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो सीरीज हमने बनाई है उसका पार्ट टू है, और आई गेस फाइनल पार्ट भी यही होगा। दो पार्ट की सीरीज है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट में ये दोनों पार्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अलग इन द सेंस कि उसमें सिंगल टाइप क्वेश्चन हमने करे, इसमें हम तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। प्लस पार्ट टू, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप अभी देख सकते हैं, पार्ट टू देख लीजिए, उसके बाद पार्ट वन देख लेना, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या पार्ट वन पहले देख लीजिए, पार्ट टू बाद में देख लेना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन हैं वो एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा, ठीक है ना। इसके बाद एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी बुक है, खरीदने का जरूरत नहीं है इतना। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे आपको एनसीईआरटी के साइट पे पीडीएफ मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस लगाना, आपको जो दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो भी आप कमेंट करोगे उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, मतलब जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आप डाउट पूछोगे उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसलिए मुझे नहीं पता लगेगा कि अभी आपको क्या डाउट है। लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि मुझे पता लगता रहता है कि आपको क्या डाउट है और मैं वन टू वन बता देता हूँ। लेकिन रिकॉर्डेड में मैं नहीं बता पाऊंगा, तो एक काम करना, जो भी आपको दिक्कत लगे, जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपके पास रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम योगेश्वर है और मैंने बीटेक किया है आईआईटी कानपुर से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को, स्कूल की परफॉर्मेंस को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पे अगर आप योग 10 प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। सपोज कि कोई सब्सक्रिप्शन आपका 10,000 का है, सपोज, अगर आप योग 10 लिख देंगे तो आपको 9,000 का मिलेगा और आपके 1,000 बच जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, यानी कि अगर आपको कोई बड़ा भाई, छोटा भाई एसएससी, यूपीएससी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है और वो अनअकैडमी के थ्रू पढ़ना चाहता है, तो अगर वो योग 10 प्रोमो कोड यूज़ करता है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपको अनअकैडमी की कोई भी वीडियो में कुछ इनअप्रोप्रिएट मिलता है, इनअप्रोप्रिएट इन द सेंस कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो गलत बताया गया है, या फिर आप जो एडुकेटर का बिहेवियर है वो इनअप्रोप्रिएट है, या कुछ भी आपको लगता है कि कुछ फीडबैक है, कुछ भी सजेशन है, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा बक्स बाउंटी करके, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आप अपना जो भी कंसर्न है उसको लिख सकते हैं। आपके कंसर्न को 100% देखा जाएगा, और अगर आप पहले इंसान हुए उस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो में वो कंसर्न बताने वाले, तो आपको प्राइज मनी दी जाएगी, ठीक है ना। आप क्लेम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं। आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी हिंदी और इंग्लिश सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जो भी आप डाउट पूछेंगे उसका आपको हाई क्वालिटी हिंदी और इंग्लिश सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको एग्जैक्ट मैचेस दिए जाएंगे, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनके आपको एग्जैक्ट मैचेस दिए जाएंगे। आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन दिए जाएंगे। लैक्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी इन्फिनाइट किताबें हैं, आपकी इतनी सारी किताबें, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम बेच सकते हैं, उसका आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में। और आपको असिस्टेंट दी जाएगी आपके होमवर्क में, जो आपके होमवर्क्स मिलते हैं आपको स्कूल से और कोचिंग, हर जगह से जो भी आपको होमवर्क में असिस्टेंट चाहिए। एन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लें, वहाँ से आपको जो होमवर्क मिलेगा उसमें आपको मदद की जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो आप कैसे डाउट पूछ सकते हैं अनअकैडमी में। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आस्क का डाउट सेक्शन दिखेगा अनअकैडमी में।
आपको जैसे ये सारे हैं, यहाँ पे एक आस्क का डाउट सेक्शन दिखेगा, यहाँ है। आप आस्क का डाउट सेक्शन को क्लिक कीजिए, वहां पे क्लिक करने पे वो कहेगा कि मुझे जो भी आपका डाउट है उसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए या पिक्चर दीजिए। तो आप या तो पिक्चर उस टाइम भी क्लिक कर सकते हैं या आप अपनी गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आपकी इतनी बड़ी पिक्चर है, उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप थर्ड क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, क्रॉप करने के बाद हाईलाइट कर दीजिए, और उस पर्टिकुलर वो क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर चैप्टर का है और जिस पर्टिकुलर टॉपिक का है वो लिख दीजिए। जैसे कि सपोज करिए मैथ्स का है, मैथ्स में आपको डाउट है 3D ज्योमेट्री में, तो आप मैथ्स सिलेक्ट कीजिए, 3D ज्योमेट्री सिलेक्ट कीजिए, फिर भेज दीजिए, आप फिर बैठ जाइए, आपको कुछ देर में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनअकैडमी में आप अपने घर के कंफर्ट से कभी भी वीडियोस देख सकते हैं, अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सभी कोर्सेज का। अनअकैडमी पे जितने कोर्सेज मौजूद हैं आपके रिलेवेंट, उनका आपको एक्सेस मिल जाता है। आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से मिलने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है। सपोज कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बंगाल में, कोई राजस्थान में, वो सब लोग आपको मिलकर पढ़ाते हैं। आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं और आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आप कितना खराब कर रहे हैं। आपका जो पूरा सिलेबस होता है वो कवर किया जाता है, पूरा आपका जो एग्जॉस्टिव सिलेबस है वो पूरा आपको कवर किया जाता है अनअकैडमी के द्वारा। आपको ग्रुप मेंटरशिप और गाइडेंस दी जाती है। ग्रुप मेंटरशिप और गाइडेंस आपको दी जाती है। जो स्टडी मटेरियल होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट से आपको पता लगता रहता है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, और एक बैच कोर्स बन जाता है जो कि जहाँ आपको पीयर मिल जाता है, अपने दोस्त बन जाते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसका जो प्राइस है प्लस सब्सक्रिप्शन का, वो 24 महीने का 25,000 रुपये आपको पड़ेगा, यानी एक महीने का आपका खर्चा आएगा 1,042 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, 18 महीने का आपको 20,000 का पड़ेगा, यानी एक महीने का 1,111 पर मंथ। अगर आप यहाँ पे जैसे ये लिखा है एड अ रेफरल कोड, यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं योग 10, अगर आप योग 10 लिख देते हैं तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाता है। आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाता है। सपोज आपका सब्सक्रिप्शन 10,000 का है, तो वो आपको 9,000 का मिल जाएगा, आपके 1,000 बच जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। अगर आप, ये फायदा कब होगा, अगर आप योग 10 प्रोमो कोड लिखेंगे तब आपको ये फायदा मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आई बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि अनअकैडमी के दो सब्सक्रिप्शन आते हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या फायदा है, इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाता है जो आपको 1-to-1 गाइड करता है, जिससे आप कभी भी पर्सनल अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई आपको कहाँ पे आपको और मेहनत करनी है वो आपको बताता है। आपको एक तरह से गुरु कह लो, द्रोणाचार्य कह लो, आपका एक द्रोणाचार्य मिल जाता है। आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, जिसमें कि आप 1-to-1 अनअकैडमी ऐप के थ्रू या जूम मीटिंग या जिस भी तरह आप 1-to-1 अपने डाउट सॉल्व करते हैं एडुकेटर्स के साथ। वीकली रिपोर्ट मिलती है आपको, जिसमें कि डिटेल्ड एनालिसिस होता है, आपने कितनी क्लास अटेंड करी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आपके टेस्ट और क्विजेज में मार्क्स कैसे आए हैं, आपको कहाँ इंप्रूव करना है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती है। पेरेंट कनेक्ट होता है, तो उसमें क्या है, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे जाते हैं कि जो भी मैटर है, कंसर्न्स हैं, वो एडुकेटर आपके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं और आपके पेरेंट्स से भी आउटपुट लेते हैं, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपके अच्छे के लिए एक एक कॉमन एक कॉमन ओपिनियन बनाई जा सके। स्टडी प्लानर होते हैं, ताकि आपको पता लगता रहे, जिसमें आपको मंथली रिव्यू मिलता है, आपको पता लगता रहे कि आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, ये सब चीज़ आपको पता लगती रहे। और प्लस का जितने बेनिफिट्स हैं वो सब तो आपको मिलते ही हैं। ठीक है ना, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 24 महीने की अगर प्राइस होगी तो वो आपको पड़ेगी 48,000 की। 48,000 मतलब 2,000 पर मंथ। अगर आप 3 महीने का लोगे तो वही आपको पड़ेगा 4,000 पर मंथ, यानी देखो दुगना हो जाता है अगर आप कम टाइम के लिए लेते हो। यहाँ भी जब आपको पूछेगा ऐड अ रेफरल कोड, तो यहाँ पे आप योग 10 लिख देना। योग 10 लिख दोगे तो क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। योग 10 लिख दोगे तो क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है ना, आप ये काम कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं। तो चलो ये तो हो गई बात सब्सक्रिप्शंस की। अब आज की बात करते हैं कि आज जो हमें करना है, आज करेंगे हम मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। मल्टी करेक्ट का मतलब होता है कि आपके इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट, दो या दो से ज्यादा आपके सही हो जाएंगे, हो सकते हैं। या तो दो सही होंगे, या तीन सही होंगे, या चार सही होंगे। ठीक है, एक्चुअल जो पेपर आते हैं उनमें एक, दो, तीन, चार कितने भी सही हो सकते हैं, लेकिन
जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने दिया है उसमें आपके 2 3 4 ही सही हो सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि एक सही होगा, एक नहीं होगा, दो होंगे या तो तीन होंगे या चार सही होंगे। अच्छा एक चीज और है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एलिमिनेशन की ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे आपको करेक्ट वाले मार्क करने हैं, until unless you are 100% श्योर आप करेक्ट मार्क मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप एलिमिनेट करके कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वाले मार्क करने हैं, ठीक है ना, करेक्ट वाले जो मिल जाए उसी को मार्क करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और मल्टी करेक्ट में एक और दिक्कत है, दिक्कत कह लो या फिर आपके लिए, अगर आपने अच्छे से डीप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपके लिए फायदा है कि इसमें तुक्के नहीं मार सकते, तुक्के मारोगे तो गलत होगा, तुक्के मारोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट कभी मिलेगा नहीं। मैंने नहीं देखा कि मल्टी करेक्ट में किसी ने तुक्के मारे हैं और उसको मार्क्स बढ़ गए और इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेगेटिव मार्क्स जरूर हो सकते हैं तुक्के मारने से, गैस वर्क से नेगेटिव मार्क्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव मार्क्स आने के चांसेस कम है। तो अगर मल्टी करेक्ट एग्जाम्स में आए, अगर सीबीएसई के एग्जाम में मल्टी करेक्ट आए, बहुत रेयर चांस है कि वो देंगे, अगर आए तो तुक्के मत मारना, 100% श्योर हो तभी उसको करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था हल्का सा स्ट्रेटेजी कि हमें कैसे बढ़ना है। चलो तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोलता है, यानी 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4। ये बताओ क्या होगा। इसके लिए आपको मैं एक 45 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, आप 45 सेकेंड्स वीडियो को देखो कि क्या होगा, सोचो, फिर मैं 45 सेकेंड बाद इस चीज़ का आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर होगा, प्रीमियर होगा तो आप देख रहे होगे इसको, तो पॉज करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो आप 45 सेकेंड वेट करो, मैं 45 सेकेंड आपको बताता हूँ 45 सेकेंड बाद कि इसका क्या होना चाहिए आंसर। एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले वीडियो में करा था कि एक एक पॉइंट को, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं उनको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि हमें आगे कभी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक ही क्वेश्चन करना है, काफी क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन से हमें काफी चीजें समझते हुए चलनी है, ये है यहाँ पॉइंट। चलो अब मैं थोड़ा शांत होता हूँ, आप देखिए 10-12 सेकंड बाद हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार देखते हैं। कोवेलेंसी क्या होता है। कोवेलेंसी होता है कि एक एक एलिमेंट कितनी वैलेंसी शो कर सकता है, जैसे कि द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट अ पर्टिकुलर एटम कैन मेक विद अदर एटम्स इन फॉर्मिंग अ मोलिक्यूल। ये होता है हमारा कोवेलेंसी, कि एक हमारा जो पर्टिकुलर एटम है वो कितने दूसरे एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो सकता है, उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आपने देखा होगा PCl3 बनता है और PCl5 भी बनता है। यहाँ पे P की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 3 है, ये 3 Cl के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 5 है, ये 5 क्लोरीन के साथ कंबाइंड है और यहाँ पे 3 क्लोरीन के साथ कंबाइंड। तो इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, 3 होगी और 5 होगी, है ना। वैलेंसीज की 3 और 5 होगी, तो इनको क्या कहेंगे हम, कोवेलेंसी, है ना। तो ग्रेटर विच कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकता है। सिंपल से तुम्हें देखना है कि वैलेंसी 4 से ज्यादा कौन शो कर रहा है, अगर ये चीज हो जाएगी तो आपका हो जाएगा क्लियर, क्योंकि देखो वैलेंसी वैलेंसी है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, एक एक करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि ऐसा क्या क्यों होगा, ठीक है ना। जैसे आपका BE है, कोवेलेंसी का मतलब समझे ना, कोवेलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी 4 4 होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। अब जब बेरिलियम कंपाउंड बनाता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के लूज करता है, और वो हमेशा क्या बनाता है, Be2+, ये आयन बनाएगा। Be2+ हमेशा कैसे कंपाउंड बनाएगा, BeCl2, BeBr2, है ना, BeBF2, इस तरह के कंपाउंड बनाएगा हमेशा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमेशा दो एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इनका एटॉमिक नंबर, कितनी, ये कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है, दो, मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी दो है, ठीक है ना। फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं, फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों। अच्छा साइड बाय साइड कमेंट भी आप लिखते रहो, चाहे भले ही रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन कमेंट्स भी लिखते रहो ताकि फायदा हो जाए थोड़ा। देखो
यहाँ पे जो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15, 15 है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कितने पे आया? 15 पे। तो ये याद रखना। अब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3s3, ये होगा, ये होगा, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p3, ये होगा। माफ करना, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इस चीज के लिए सॉरी। 3s2 3p3 ये होगा, ठीक है ना। अब फॉस्फोरस क्या कर सकता है? या तो फॉस्फोरस 3p के इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, सिर्फ 3p के, तो p3+ बना सकता है वो अपने आप को। या फिर वो क्या काम कर सकता है, s के भी दोनों निकाल दे और p के तीनों निकाल दे, तो p5+ बना सकता है। यानी ये क्या क्या बना सकता है? p3+ और p5+। इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं? pCl3 बन सकता है, अगर 3+ है तो pCl3 बन जाएगा, p5+ है तो क्या बन जाएगा? pCl5 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को यहाँ पे वैलेंसी कितनी है इसकी? 3 है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? 5 है। तो ये क्या शो करेगा? 3 शो करेगा और 5। तो इसने क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4, यानी बेसिकली वैलेंसी की बात कर रहा है, ग्रेटर देन 4। तो फॉस्फोरस मेरी ग्रेटर देन 4 शो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सल्फर का। सल्फर का देखते हैं। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, ठीक है ना, 16 है, ठीक है, 16 है। सल्फर क्या बनाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, सल्फर भी क्या कर सकता है? सल्फर भी ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है अपने, और s4+ करके कुछ बना सकता है इस तरह का। और ये 6 के 6 निकाल सकता है, यानी दो दो s के और 4 p के निकाल सकता है, और s6+ करके बना सकता है, जैसे sf6 होता है हमारा, है ना। इस तरह कंपाउंड बना सकता है। तो हमें क्या देखना था? हमें देखना था ग्रेटर देन 4, बस ग्रेटर देन 4 मेरा एक बन ही रहा है, चाहे ये बने या ना बने मुझे फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर देन 4 मेरा बन ही रहा है, SF6 मेरा बनता है, ग्रेटर देन 4 मेरा बनता है। और SF6 की शेप क्या होती है? SF6 मेरा होता है ऑक्टाहेड्रल, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? 6, 6 क्या ग्रेटर देन 4 है, तो ये भी होगा मेरा आंसर। अब बी का देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1, ये होगा। अब बोरोन क्या है? बोरोन के ये क्या है? बोरोन अपने दोनों, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन दोनों निकालेगा, वो क्या बनाएगा? BCl3, इस तरह कंपाउंड बनाएगा। और अगर ये मैक्सिमम भी अगर शो करेगा बोरोन, तो मैक्सिमम भी +3 तक ही शो कर सकता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ज्यादा शो नहीं कर सकता। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 3 हो जाएगी। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स बचे मेरे पास जिनकी वैलेंसी ग्रेटर देन 4 निकली? ग्रेटर देन 4 दो लोगों की निकली, फॉस्फोरस की और सल्फर की। सिर्फ फॉस्फोरस सल्फर ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी ग्रेटर देन 4 निकली, सिर्फ इनके कंपाउंड है। वरना इसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी होगी वो 2 होगी, बेरिलियम की मैक्सिमम 2 होगी और बोरॉन की मैक्सिमम 3 होगी। यानी अगर ये 2 और 3 से आगे नहीं जा सकते, यानी 4 तो हो ही नहीं सकता, इनकी मैक्सिमम 5 और 6 है। तो यानी आंसर क्या होगा? फॉस्फोरस सल्फर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक कारण से इसलिए भी होता है क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, उसका यूज करके ये ऐसे काम कर सकते हैं अजीब अजीब से। तो अजीब तो नहीं कहूंगा, मतलब है अब नेचर में ऐसा, तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो अब इसका क्या आंसर होगा मेरा? फॉस्फोरस सल्फर, ठीक है ना, फॉस्फोरस और सल्फर इसका आंसर है। आगे देख, चलो आगे देखते हैं। समझ आया इतना? इतना समझ आया तो बताओ, आगे देखते हैं। दोज एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखते हैं। दोज एलिमेंट्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग इन इट, the atoms of which require low energy for the ionization absorb energy in the visible range of the spectrum, the element of which of the following groups will impart color to the flame। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स कलर, जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। जैसे तुमने कोई सॉल्ट लिया, सपोज कोई सॉल्ट लिया, सपोज करो कोई भी सॉल्ट लिया, और
ये तुम एक्सपेरिमेंट करोगे जब स्कूल खुलेंगे तुम्हारे, अगर अभी खुल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाद में खुले तो ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग करोगे, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग करोगे। अच्छा ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट करोगे। तो इसमें ऐसा होगा, जैसे सपोज करो ये तुम्हारी ऐसी फ्लेम होगी, जैसे फ्लेम होगी, ये बर्नर है, बर्नर है, जल रहा है, फ्लेम होगी, ठीक है ना। और ऐसे तुम्हारा ये स्टिक होती है, स्टिक होती है, स्टिक कौन सी होती है ये ग्लास स्टिक होती है, ठीक है ना, तो ग्लास जलता नहीं है ना। और इस पे तुम्हारा कोई भी इस पे तुम्हारा यहाँ इस पे सॉल्ट ऐसे लगा रख देते हैं, इस तरह का सॉल्ट लगा देते हैं। ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये क्या है, ये सॉल्ट है। अब जब इसको हीट करते हैं इस सॉल्ट को, तो ना ये कलर दिखाता है, कलर दिखाता है, ठीक है ना। अब जो कलर दिखाता है ये जनरली वो वो जब इसके अंदर वैसे एलिमेंट मौजूद हो जिनकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत कम है, जिनके आयनेशन एंथैल्पी बहुत कम है, वो सॉल्ट क्या होते हैं, उन वो जब एनर्जी अपनी रेडिएट करते हैं, तुमने पढ़ा होगा ना, वो शेल से जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, तो जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो एनर्जी जो निकलती है उनका जो कलर होता है वो विजिबल रेंज में होता है। एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम होता है, एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा आपने सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो विजिबल रेंज में होता है, विजिबल रेंज में होता है, किस में होता है, विजिबल रेंज में। तो विजिबल रेंज में क्या हमें रंग दिखते हैं, लाल, हरा, येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर दिखते हैं। तो ये हमें हिंट दे रहा है, ये कह रहा है कि जो एलिमेंट लो आयनेशन एनर्जी के होते हैं वो जो फ्लेम है उसको कलर देते हैं। तो ये बताओ कि कौन से एलिमेंट लो आयनेशन एनर्जी के होते हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट लो आयनेशन एनर्जी के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सबको ही पता है। ग्रुप 1 के जो होते हैं उनमें, ग्रुप 1 की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी क्या न्यूक्लियस से दूरी काफी होती है, तो उसको निकालना काफी आसान है। यानी ग्रुप 1 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो काफी कम होती है। और ग्रुप टू में भी क्या होता है, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें सिर्फ दो ही, आउटर शेल है उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है, यानी यहाँ की आयोनाइजेशन, ग्रुप 2 की भी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी लो होती है। ग्रुप 17 कौन से होते हैं, हेलोजन। ग्रुप 17 कौन से होते हैं, हेलोजन, हेलोजन होते हैं। तो इसमें निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। और जो ग्रुप 13 होते हैं वो उसमें, जैसे ग्रुप 13 में तुम्हारा एल्युमिनियम आएगा, वो इम्पार्ट नहीं करते, वो कलर नहीं देते, मतलब सॉल्ट्स में वो कलर नहीं देते। कलर में जो सॉल्ट देते हैं सिर्फ वो कौन से देते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लो कहीं पे, मैं लिख देता हूं। एल्कली एंड एल्कली अर्थ metals will show color to their flame on heating। यानी जब इनके सॉल्ट को, जब इन मेटल्स के सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो एक कलर शो करते हैं, कौन, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स। ये याद रखना कि कौन कलर शो करता है हीट करने पे, किनके सॉल्ट कलर शो करते हैं, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स के। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है ना, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स की। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 और 1, है ना। सेकंड ग्रुप, यानी सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स फ्लेम में जो है, फ्लेम जो उनके सॉल्ट को गर्म करोगे तो वो कलर शो करेगा। तो इस इन्हीं का क्या होता है, अच्छा ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पर करता है। ऐसा नहीं है कि तुम अभी जाओ और टेबल सॉल्ट लो और उसको कर दो, टेबल सॉल्ट मतलब घर का जो नमक है, जो सब्जी में डालने वाला नमक है, उसको लिया तुमने और उसको गैस पे रख दिया, तो वो नहीं दिखा रहा होगा तुम्हें, वो काफी हाई टेम्परेचर पे दिखा रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन कलर, फ्लेम को कौन कलर देता है, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल शो करते हैं कलर फ्लेम में, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलो ये भी हो गया, आगे देखते हैं। Which of the following sequences contain atomic number of only representative elements। चलो ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें टाइम देता हूं,
1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट बाद इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं अच्छे से क्या होगा। 1 मिनट बाद इसको डिस्कस करते हैं। मतलब कई सारे तुम लोगों ने इसके लिए जुगाड़ बना रखे होंगे कि कैसे करना है, मैंने भी एक जुगाड़ बना रखा है, मैं अपना जुगाड़ बताता हूँ तुम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करने का। पिछली वीडियो में मैंने कई बार वही चीज़ बोली है, बार बार बोलता हूँ मैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोबल गैसेस के जो एटॉमिक नंबर है उनको याद कर लो कि नोबल गैसेस का क्या है, और वो आसान है याद करना। उन्हें याद करने से आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं कि आपने नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद कर रखे हैं नहीं कर रखे। अगर कर रखे हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए बताना कि क्या होगा। चलो इसके मैं अभी 10-15 सेकंड बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, एक एक को देखेंगे इसमें, ठीक है ना। एक एक को देखना ही पड़ेगा इसमें, वरना दिक्कत है। लो देखें क्या, चलो देखते हैं। 3 क्या होगा, 3 तो मुझे पता है, 3 तो सिंपल सी बात है। अच्छा पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट देख लेते हैं क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एस ग्रुप प्लस एलिमेंट्स ऑफ पी ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक प्लस एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। तो इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और एलिमेंट्स जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो अगर मेरा कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है और कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उन दोनों को मैं क्या कहता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कि मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री इन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू आजू बाजू घूमती रहती है, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस ऐसे है जिनमें सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, तो ये चीज हमें देखनी है, ठीक है ना। चलो ये देखते हैं। एक चीज वो देख लेते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा था, जैसे नोबल गैसेस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक बार देखते हैं, ठीक है। हीलियम, ऑर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडियम, है ना, ये होती हैं। अब इनका देख लेते हैं क्या क्या होगा, ठीक है, इनका देख लेते हैं क्या क्या होगा। यहाँ देखते हैं। हीलियम का क्या है, 2 होगा एटॉमिक नंबर, नियोन का 10 होता है, ऑर्गन का इसमें 8 जोड़ दो तो 18 होगा, क्रिप्टॉन का इसमें 18 जोड़ दो तो 36 होगा, 36, इसमें क्या 18 जोड़ दो तो 54 होगा, और इसमें क्या 32 जोड़ दो तो 86 होगा। ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है नोबल गैसेस की, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP6, जो होती है NP6 होता है, ठीक है ना, NS2NP6 ये होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखते हैं इससे हमें कैसे फायदा होगा। पहला पहला ग्रुप देखते हैं, पहले ग्रुप का क्या है, 3। थर्ड एलिमेंट कौन सा होता है हमारा, लिथियम। लिथियम क्या एस ब्लॉक का है, तो यानी ये तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। 33 देखते हैं। 33 यहाँ पे जाओ 36 पे, 36 का क्या होगा आपका, NS2NP6, ये होगा 36 का। अब 33 का क्या होगा, 33 का अगर 36 का ये है तो 33 का क्या होगा, 33 में क्या होगा, इस P में से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या होगा, NS2NP3। तो ये पी ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट जा रहा है, पी ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट जा रहा है, तो ये भी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। सिंपली अब जेनन को देखो, जेनन का भी ये होगा NS2NP6, ऐसा होगा। अब इसमें क्या है, जेनन का देखो 54 है, 54 से एक माइनस करेंगे तो 53 आएगा, यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, NS2NP5। यानी ये तो हेलोजन है, ये भी हमारा क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। अब 87 देखो, 87 क्या है, जब कोई पीरियड मेरा खत्म होता है तो उसके आगे के 2 जो एलिमेंट होते हैं वो मेरे एस ब्लॉक के होते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, कोई मेरी नोबल गैस है, नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर है सपोज करो Z, ठीक है। तो Z
+2 और Z-5 तक इस रेंज में, यानी कि अगर मेरी कोई नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर है Z, तो Z-5 से लेके Z+2 तक जो रेंज आएगी वो मेरी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि अगर आप देखो, मैं इसका लेता हूँ, नियोन का एग्जांपल लेता हूँ, नियोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। नियोन का क्या है, एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है। अब इसके आगे एक जोड़ दो, नियोन में +1 करता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, मैं सोडियम आ जाएगा। यानी वो एक अलग इसमें करके दिखाता हूं। मैंने क्या बोला, Z-5 से Z-2 तक, जो Z+2 तक है, और Z इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस। अगर Z-5 से Z+2 तक है तो मेरा उस रेंज में हमेशा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। नियोन का एग्जांपल लिया था मैंने, नियोन का ले लेते हैं फिर से। Ni का क्या होगा, 10 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। पहले आगे चलते हैं, ये मान लो यहाँ पे नियोन है, नोबल गैस मेरा एटॉमिक नंबर 10 के साथ, यहाँ पे मेरा नियोन है एटॉमिक नंबर 10। अब इसमें एक और मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, सोडियम बनेगा, और एक और ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा, ठीक है। हाँ, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, 11, और इसका क्या हो जाएगा, 12। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10+2, 10+2 का मतलब क्या होगा, Z+2, Z, क्योंकि 10 क्यों मेरा Z ले रहा हूं मैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस उसको मैंने Z लिया है। ये ले सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो पीछे देखते हैं, पीछे क्या सीन है। नियोन के पीछे फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन का क्या होगा, 9। फ्लोरीन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, 8। ये भी पी ब्लॉक, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑक्सीजन के पीछे क्या होगा मेरा, नाइट्रोजन, इसका होगा 7, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके पीछे क्या होगा मेरा, कार्बन, कार्बन का 6, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन के पीछे क्या होगा मेरा, बोरोन, है ना। इसका क्या है, 5, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, 5 आया है मेरा। तो अगर मैं क्या करूं, मैंने क्या बोला था, Z-5 से Z+2 तक, और Z मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर है नोबल गैस का, मेरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ देखो Z-5, Z मेरा 10 था, तो 10 से क्या हो जाएगा, 10-5 से 10+2 तक आने चाहिए मेरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10-5 अगर लोगे, 10-5 अगर करोगे तो क्या आएगा, 10-5 पे बोरोन आएगा, बोरोन का मतलब 5, और 10+2 तक 12 आएगा। यानी एटॉमिक नंबर 5 to 12 तो पक्का फॉर श्योर मेरे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये चीज मैं बोल सकता हूँ। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बता देना कमेंट्स में कि ये चीज में बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अभी ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस चीज को। अगर कंफ्यूजिंग लगे तो मुझे बता देना, मैं इसको कर दूंगा सही। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये चीज बस मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए किया है। अब 86, 86 का मतलब क्या होगा, 80, 86 का मतलब 88, और 86 + 2 88, यानी 88 और 86 - 5, 81 to 88 मेरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। तो मेरा 87 भी क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो ये जो पूरा सेट है ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो इसका आंसर फर्स्ट तो होगा ही होगा, आंसर फर्स्ट तो होगा ही होगा। जो इसमें थोड़ी फालतू की चीजें हैं वो सब डिलीट कर देते हैं अभी, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा साफ जगह मिल जाए। ठीक है, अब चलो इसका देखते हैं, इसमें क्या है, 2, 10, 22, 36, इसका देखते हैं। 2 तो खुद हीलियम है, हीलियम मतलब ये तो खुद नोबल गैस है, ये तो पी ब्लॉक का है। 10 देखते हैं, 10 भी नोबल गैस है, ये भी है, और 36 ये भी नोबल गैस है। तो ये तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ही। 22 का देखना है बस मुझे, 22 का देख लेता हूँ। 22 किसी रेंज में आ रहा है, 22 होगा 18 के पास, 18 को देख लेते हैं, 18 का क्या होगा, 18 + 2 यानी 20, और 18 - 5
18 माइनस 5 कितना होगा? 13। 13 टू 20 में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। इसका एक बार नीचे वाला भी देख लेते हैं। 36 प्लस 2 38 और 36 माइनस 1 31 और 31 टू 38 यानी 20 टू 30 और 21 टू 30 मेरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है। ये यही चीज बता रहा है। और 22 कहाँ एग्जिस्ट करेगा मेरा? देखो ये क्या बोल रहा है? 13 टू 20 मेरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना अभी तुम लोगों को, z माइनस 5 से z प्लस 2 मेरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। z माइनस 5 ये वाले मेरे p ब्लॉक के हैं और z प्लस 2 वाले मेरे होते हैं। मतलब z से इधर की साइड मेरे p ब्लॉक के होंगे और इधर की साइड मेरे s ब्लॉक के होंगे। ये चीज याद रखना। अब देखो मैंने दो रेंज निकाली। ऑर्गन का मैंने देखा तो ऑर्गन में 13 और 20 आ रहा है मेरा। आर्गन का z इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 18 प्लस 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। 18 प्लस 2 करोगे 20 आ जाएगा। 18 माइनस 5 करोगे 13 आ जाएगा। अब इस रेंज में 22 नहीं आ रहा है। अब इसका देखता हूं क्रिप्टॉन का। इसमें 36 प्लस 2 करूंगा 38 आ जाएगा और 36 माइनस 5 करूंगा 31 आ जाएगा। 31 से 38 की रेंज में मेरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होना चाहिए। जो 21 से 30 की रेंज है उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मेरा नहीं होना चाहिए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए या होगा जो भी है। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, इतना तो मैं श्योर हूं। इतना अगर मैं श्योर हूं तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, इतना भी मैं श्योर हूं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। 7। 7 हमें पता है किसका होता है। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है। 17 क्लोरीन का होता है। 25 देखो, अब 25 जो हमने अभी रेंज देखी थी इसमें क्या रेंज आ रही थी? 18 माइनस 5 13 और 18 20। और इसमें क्या रेंज आ रही थी? 31 से 38 ये रेंज आ रही थी। तो 25 इस रेंज में लाई नहीं करता है ना? 25 ना इस ब्लॉक में आता है, 25 इस ब्लॉक में भी नहीं आ रहा और 25 इस ब्लॉक में भी नहीं आ रहा है। 25 अगर नहीं आ रहा है तो 25 मेरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी काट दो। डी देखते हैं, यानी फोर्थ वाला देखते हैं। 9 मेरा क्या है? आप 10 माइनस 1 करोगे तो 9 आएगा। 9 फ्लोरीन। 35 क्या है मेरा? क्लोरीन होता है। जैसे आप 36 माइनस 1 करोगे तो क्लोरीन आएगा। 51 54 देखो यहाँ पे देखो, अगर 54 माइनस 5 करूंगा तो 49 आएगा और 54 प्लस 2 करूंगा तो 56 आएगा। यानी 49 टू 56 जो रेंज है उसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आने चाहिए और 51 इसी रेंज में आ रहा है, यानी 51 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। और यहाँ पे देखो 86 माइनस 5 करूंगा तो 81 और 86 प्लस 2 करूंगा तो 88, यानी 81 टू 88 88 में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आने चाहिए। 88 उसी रेंज में आ रहा है, यानी 9 9 का देखो 9 अगर इसकी रेंज लिखूं मैं तो 5 टू 12 आएगी। तो देखो 9 मेरा इस रेंज में आ रहा है, यहाँ मेरा इस रेंज में 9 आ जाएगा। 35 मेरा इस रेंज में आ जाएगा, 31 टू 35 के बीच में 35 आएगा। 51 मेरा इस रेंज में आ रहा है और 88 मेरा इस रेंज में आ रहा है। तो मेरे सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की रेंज में आ रहे हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की रेंज में आ रहे हैं। तो फोर्थ भी मेरा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आया मेरा? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर आया, ठीक है ना? फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर आया। चलो आगे देखते हैं। Which of the following elements will gain one electron more radially in comparison to other element of their group? कौन सा एलिमेंट अपने ग्रुप में सबसे आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कौन सा एलिमेंट अपने ग्रुप में सबसे आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है? इस चीज को कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। मोर इजीली ले सकता है, मोर रेडियली आराम से ले सकता है ग्रुप में, ठीक है ना? तो बताओ इसका क्या होना चाहिए। एक इसके लिए मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं इसको।
ये भी इजी है, लेकिन मतलब ये क्वेश्चन भी इजी लग है, लेकिन है इसमें एक कॉन्सेप्ट है। अगर वो याद है तो आसान है, अगर नहीं याद तो फिर रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। पढ़ाया था मैंने कई बार, ये भी क्वेश्चंस भी कराए थे जब मैंने पढ़ा रहा था। देखते हैं इसको भी, है ना। चलो देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि अपने ग्रुप में कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पहले क्लोरीन की बात करते हैं, यहां से तुम्हें याद आ जाएगा दूसरे वाले भी। देखो इसमें सोडियम को तो तुम निकाल ही दो, सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करना बेवकूफी है थोड़ा। जबरदस्ती का सौदा है कि जबरदस्ती हम उसमें इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हैं, तो सोडियम को तो तुम हटा ही दो ऑप्शन से, सोडियम तो आंसर हो ही नहीं सकता। तीन बचे हैं हमारे पास, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप के हैं, सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप के हैं। क्लोरीन का देखना है कि क्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है या नहीं लेता, चलो बात कर लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैं इसके ग्रुप में। तो जो हमने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है डाउन द ग्रुप, यानी सबसे जो सबसे ऊपर है वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। इनके केस में क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, फ्लोरीन का क्या साइज बहुत छोटा है और क्लोरीन का उसके सामने साइज बड़ा है काफी। तो फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालूं तो रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन के कारण जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो बहुत फोर्स एग्जस्ट करते हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, उसको बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। अगर बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो नया इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। अगर नया इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता तो फिर बहुत दिक्कत होती है, फ्लोरीन को नया इलेक्ट्रॉन डालने में दिक्कत आती है। और क्लोरीन का देखो तुम, क्लोरीन में क्या है, साइज काफी बड़ा है, साइज काफी बड़ा है। तो इसमें कोई अगर नया इलेक्ट्रॉन आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो इनकमिंग है उनको दिक्कत नहीं होती। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक कमरा है, एक कमरा मान लो 4 लोगों के लिए बना है सपोज करो, और उसमें मैं 8 लोग डाल दूं, तो जो नोवा नोवा इंसान आएगा उसको तो वो धक्का देने की कोशिश करेंगे ना कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब बहुत बुरी तरीके से हम इस रूम में रह रहे हैं, और अगर कोई एक और इंसान भी आएगा तो ऐसा लगेगा ना कि इसको भगाओ। और सपोज करो एक कमरा है जो कि 9 लोगों के लिए बना है, और जो 9 लोगों के लिए बना है और उसमें एक और इंसान आ जाए, तो ज्यादा कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, लोग आराम से रह सकते हैं, कोई इतने प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कमरा जिसमें जो बना 4 लोगों के लिए और 8 लोग आ गए, और एक जो बना 8 लोगों के लिए इसमें 9 आ गए, तो इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी कि दुगने हो गए हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम यहां आती है, इसमें क्या छोटा कमरा है, बहुत बहुत छोटा स्पेस है, छोटे स्पेस में एक और इंसान को ऐड करोगे, एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा, वो बाहर भगाने की कोशिश करेगा उसको। तो क्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाता है, फ्लोरीन नहीं ले पाता क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल बहुत छोटा होता है, साइज बहुत छोटा होता है। तो क्लोरीन तो इसका आंसर है, ये चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये क्लोरीन तो इसका आंसर है, सोडियम हमने कैंसिल कर दिया, क्लोरीन आंसर। अब सेम चीज इसका देखो, सल्फर और ऑक्सीजन में से कोई एक आंसर होगा, ऑक्सीजन सल्फर, ये देख लेते हैं ये एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है ना। अब देखो जो प्रॉब्लम क्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ थी, जो प्रॉब्लम फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ थी, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, साइज की प्रॉब्लम थी। वही सेम प्रॉब्लम ऑक्सीजन और सल्फर के साथ होती है। ऑक्सीजन का साइज क्या है, काफी छोटा होता है, ऑक्सीजन का साइज क्या है, काफी छोटा होता है। तो इतने छोटे साइज में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफी मुश्किल हो जाता है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन वहीं पे अगर तुम देखोगे जो हमारा जो हमारा सल्फर है उसका साइज काफी बड़ा होता है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सल्फर इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है अपने छोटे साइज के कारण। तो इसलिए क्या होता है, सल्फर अपने ग्रुप में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाता है। सेम रीजन है जो क्लोरीन और फ्लोरीन का रीजन था, सेम ही रीजन है कि सल्फर का साइज बड़ा होता है काफी, ऑक्सीजन का छोटा होता है। जो ऑक्सीजन है सल्फर है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, इसके पास भी 6 होंगे। लेकिन 6 यहाँ पे बहुत छोटी जगह में रह रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी जगह में रह रहे हैं, तो इसमें एक और ऐड होता है तो कोई इशू नहीं आता, इसमें एक और ऐड होता है तो बहुत इशू आता है। इसलिए सल्फर का अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी सबसे नेगेटिव होती है।
ठीक है, तो सल्फर इसका आंसर होगा और क्लोरीन आंसर होगा। अपने ग्रुप में सल्फर और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव होती है, तो इसका आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट देखो एक बार खुद से पढ़ो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। चलो इसका बताओ क्या होगा। इसका पहला क्या बोल रहा है वो, हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट। चलो डिस्कस करें क्या इसका। जितने में मैं पानी को इधर उधर डाल रहा था, इतने में तुम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, है ना। ऑब्वियसली शायद पढ़ ही लिए होंगे। डिस्कस करें क्या। चलो 30 सेकंड और ले लेते हो, ले लो और इसका सही आंसर करो, क्योंकि मल्टी करेक्ट है ना। इसमें एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। एक एक को देखेंगे। 10 सेकंड में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। मैं टाइमर लगा के बैठा रहता हूँ। टाइमर इन द सेंस कि ताकि पता लगता रहे कि कितना टाइम दिया है, 30 सेकंड ही है तो उस हिसाब से। चलो डिस्कस करते हैं। पहला ये बोल रहा है हीलियम, हमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें करेक्ट बतानी है। पहला बोल रहा है हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियड। अच्छा देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये बात हमको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इन अ पीरियड noble gases, noble gases have highest ionization enthalpy। अपने पीरियड में जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, नोबल गैसेस की। और डाउन द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो ग्रुप 18 की बात करते हैं, तो ग्रुप 18 का अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। ग्रुप 18 एलिमेंट का अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें, पॉइंट 2 हमारा हो गया। अब देखते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। ठीक है, ये हमारे हैं जो नोबल गैसेस हैं। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरी डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा, डिक्रीजेस करो उसको, एरो गलत हो गया, डिक्रीजेस करो उसको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरी डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स का जो होता है साइज छोटा होता है, जैसे नीचे जाता हूँ साइज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। साइज बढ़ेगा तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उससे दूरी बढ़ती चली जाती है। न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज कम फील कर रहा होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज कम फील कर रहा होता है। अब क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियर चार्ज कम फील कर रहा है तो उसको निकालना आसान हो गया। अगर धीमे धीमे समझते हैं, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज कम फील कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। अब उससे क्या होगा कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरी डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप अगर डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है, हीलियम की सबसे ज्यादा होगी, नियोन की उससे कम होगी, आर्गन की उससे कम होगी, क्रिप्टॉन की उससे कम होगी, जेनन की उससे कम होगी। ठीक है ना। तो देखो नोबल गैसेस की अपने पीरियड में सबसे ज्यादा है, अपने पीरियड में यानी हीलियम की ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा होगी, और उसकी डाउन द पीरियड भी सबसे ज्यादा है। तो हीलियम क्या है, मेरा ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ये चीज याद रखना, हीलियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो मेरा आंसर होगा ही होगा, ये तो है। दूसरा देखते हैं क्या है, क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। ये चीज अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लोरीन है
उसका क्या है, साइज काफी बड़ा है। क्लोरीन का क्या है, साइज काफी बड़ा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना बहुत आसान होता है, और ये ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालता है, ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करता है क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो रिपल्शन होता है। तो जो स्टेबिलिटी के कारण, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी निकलती है, उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी तो सिर्फ रिपल्शंस को कम करने के लिए, रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए लग जाती है। तो इसलिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव होती है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन जो होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ये चीज होती है। ये क्या बोल रहा है, क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव नहीं, ज्यादा नेगेटिव होती है देन फ्लोरीन। तो ये चीज मेरी गलत है, बी मेरा गलत है, बी मेरा गलत है। अभी तक मेरा ए सही, एक फर्स्ट आंसर मेरा सही आया है। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो मरकरी क्या है, मरकरी मेटल है, पता होगा तुम लोगों को। मरकरी मेटल है, मरकरी होता कहाँ है, जो थर्मामीटर होता है जैसे तुम बुखार नापते हो, उसके टिप में मरकरी लगा होता है, ऐसे ऐसे रीडिंग होगी, उसके टिप पे मरकरी लगा होता है। अब जो मरकरी लग रहा है, अगर कभी थर्मामीटर गलती से टूटा हो या देखा हो तो मरकरी तुमने देखा होगा कि वो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, होता मेटल है, होता मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन तुमने कहाँ देखी होगी, नीले कलर का होता है, वायलेट सा नीले कलर का होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन भी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लोरीन मेरा क्या होता है, गैस होता है, फ्लोरीन मेरा गैस होता है, ब्रोमीन मेरा लिक्विड होता है, और आयोडीन मेरा सॉलिड होता है हेलोजेंस में। ये चीज याद रखना कि क्लोरीन मेरा गैस होता है, फ्लोरीन मेरा गैस होता है, ब्रोमीन मेरा लिक्विड होता है, आयोडीन मेरा सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं। तो ब्रोमीन लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, मरकरी भी लिक्विड होगा, ब्रोमीन भी लिक्विड होगा, दोनों लिक्विड होंगे। तो ये बात मेरी सही है, यानी मेरा तीसरा भी इसमें सही होगा। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड इसमें गलत है। एक इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये, इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज द हाईएस्ट। देखते हैं इसका क्या बोल रहा है, देखो ये हटा देता हूं, ठीक है ना। कोई भी मेरा पीरियड है, पीरियड थर्ड की बात करते हैं, पीरियड थ्री की, उसमें क्या होगा मेरा एलिमेंट्स, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सिलिकॉन होगा, फॉस्फोरस होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा और आर्गन होगा। ये मेरे पीरियड थ्री है, ठीक है ना। तो सोडियम का जो साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सब थर्ड सेल में जाएंगे, थर्ड सेल में जाएंगे। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, इस पे 11 एटम है, प्रोटॉन है, इस पे 12 होंगे, इस पे 13 होंगे, इस पे 14 होंगे, इस पे 15 होंगे, इस पे 16, इस पे 17 और इस पे 18, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो है तो थर्ड शेल में, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होने के कारण वो अट्रैक्शन फोर्स कम फील कर पाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम फील कर पाएगा तो वो दूर होगा। यानी अट्रैक्शन फोर्स अगर कम फील कर पाएगा तो दूरी हो जाएगी, अगर दूरी होगी तो साइज बड़ा होगा अपने आप। तो साइज सबसे बड़ा सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, ये होता है। और ये चीज भी याद रखना, अक्रॉस द पीरियड साइज ऑफ द एटम या एलिमेंट डिक्रीजेस। यानी जब हम पीरियड में इधर की तरफ जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, एटम का डिक्रीज करता है। यानी अगर यहां से यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो सबसे बड़ा किसका होना चाहिए, सोडियम का होना चाहिए। सोडियम क्या है, हमारा ग्रुप वन का एलिमेंट है, यानी ग्रुप वन के जो एलिमेंट होते हैं उनका अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है। ये चीज ये बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज द हाईएस्ट। तो ये बात भी मेरी सही है। तो मेरी सही बात कौन कौन सी इसमें, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मेरी जो पॉइंट्स थे वो एकदम सही थे, ठीक है। तो ये जो मेरे पॉइंट्स थे ये एकदम सही थे। तो ये चीज हम देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, ये एक बार देखो खुद से, इसके लिए 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बता देता हूँ क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब स्पीशीज विच हैव
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज है, कोई आयन है, कोई एटम है, अगर दो दो स्पीशीज है मेरी, मान लो ए और बी, इनमें अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहूंगा। ठीक है, सपोज करो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और बी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहूंगा। जैसे सपोज करो फ्लोरीन नेगेटिव है, एफ नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे, है ना। एफ का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, 9 में एक और डाल दिया तुमने तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और नियोन का क्या है, नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Na प्लस में क्या होता है, Na के अंदर अपने 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na प्लस का मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 11 में से एक निकालोगे तो 10 बचेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में क्या 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ नेगेटिव, Ne, नियोन और Na प्लस में। तो ये हमारे तीनों क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनको क्या बोलेंगे हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इसमें देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से किन स्पीशीज में सेम होगा, ये चीज देखो और फिर बताओ, ठीक है। चलो इसका डिस्कस करें क्या। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है। चलो 10 सेकंड में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, बहुत टाइम हो गया इसको ही दिए हुए। चलो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। पता लग गया ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो Zn2+, Zn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है, ठीक है ना। Zn का 2+ करोगे तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 2+, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, 20 में 2+ कर दो यानी 20 से 2 निकाल दो तो 18 हो जाएंगे। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो हमारा रिजेक्ट है, क्योंकि एक में 28 इलेक्ट्रॉन है और एक में 18 इलेक्ट्रॉन है, और हम कैसे स्पीशीज को ढूंढ रहे हैं, स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ढूंढ रहे हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जितने हमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार मतलब जो चार हमें दे रखे हैं, इन चारों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि गैलियम और एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है, ठीक है। तो कोई अगर दूसरे पीरियड का एलिमेंट है तो वो तो कभी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। ये इसको देख के भी हम बोल सकते थे अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में क्या है, के प्लस में, के का नीचे, चलो ऐसा करता हूं मैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखता हूं और ऊपर उसमें कितने स्पीशीज में वो है वो चीज लिखता हूँ, ठीक है ना। या फिर साइड में लिखते हैं इन सब चीजों को, इरेज कर देता हूँ सब। तो ये तो पक्का है कि मेरा ये तो नहीं होगा, ये तो पक्का है मेरा कि ये तो नहीं होगा, ये तो पक्का है कि ये तो नहीं होगा, ये हटा देते हैं, ये नहीं होगा। अब सेकंड वाले का देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड में मेरे पास क्या स्पीशीज है, पहली है मेरी, दूसरे कलर से देखते हैं, ठीक है ना, दूसरे कलर से, ठीक है। पहली है मेरी के प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, 19 होता है।
19 से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मेरे पास। Ca2+, Ca का जो नॉर्मल स्टेट में एटॉमिक नंबर कितना होता है, Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरा 20। 20 से मैंने दो निकाल दिए, टू प्लस चार्ज आएगा जब आएगा जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसका क्या होगा 18 होगा। Sc3+, Sc जो होता है मेरा स्कैंडियम, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है मेरा 21। 21 से मैंने तीन निकाल दिए, 21 से मैंने तीन निकाल दिए तो कितना बचा 18 बचा। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, 17 यानी एक माइनस चार्ज आ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करा होगा, तो इसमें कितना हो गया है 18, यानी 17 में एक ऐड करा है, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो मैं, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसका क्या हुआ 18, यानी सब में एटॉमिक नंबर कितने आ रहे हैं 18 आ रहे हैं, तो यानी ये जो होगा मेरा, ये आंसर होगा मेरा, यानी फर्स्ट मेरा आंसर नहीं है, सेकंड मेरा 100% आंसर है। और देखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे चलो अगले पेज पे करते हैं, अगले पेज पे टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये टेबल बना ली। अब क्या P3 माइनस ये है, S2 माइनस ये है, Cl माइनस ये है, और K+, ठीक है K, ठीक है ये है। इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। फॉस्फोरस का कितना होता है 15, फॉस्फोरस का 15 होता है, दूसरे पेन से लिख लेता है, फॉस्फोरस का 15 होता है। सल्फर का कितना होता है 16, क्लोरीन का कितना होता है 17, और पोटेशियम का कितना होता है 19। फॉस्फोरस में मैंने तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करे, तो मतलब तीन इलेक्ट्रॉन और डाले तो 18 हो जाएगा। सल्फर में मैंने दो इलेक्ट्रॉन और डाले, यानी 16 में दो करोगे तो 18 हो जाएगा। क्लोरीन में मैंने एक और डाला, क्लोरीन का 17 होता है, 17 में एक और डालोगे तो 18 हो जाएगा। और फॉस्फोरस से मैंने एक निकाल लिया, 19 इलेक्ट्रॉन थे नॉर्मल फॉस्फोरस में, उससे मैंने एक निकाल लिया तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ भी सारे मेरे इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आ रहे हैं, तो मेरा इसका आंसर थर्ड भी होगा। थर्ड भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। फोर्थ देखता हूँ, फोर्थ में क्या है, जो क्रोमियम का, एक बार देखो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। 24 मुझे कैसे याद है, देखो एक तो मैंने तुमसे कहा था कि 30 तक याद कर लो, इस तरीके से मेरे को 30 तक याद है, तो मुझे एक तक क्रोमियम का इसलिए याद है। दूसरा एक चीज याद है कि क्रोमियम और जो कॉपर होता है Cr और Cu, ये ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। क्रोमियम और Cu ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, 24 और 29, ठीक है। ये अफबाउ प्रिंसिपल का पहला एक्सेप्शन आता है, क्रोमियम, क्रोमियम जो है अफबाउ प्रिंसिपल का पहला एक्सेप्शन आता है, जितना मुझे याद है ना। तो ये अगर तुमने चैप्टर 2 सही से करा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो तुम्हें याद होगा कि क्रोमियम का 24 होता है। 24 में तुमने तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और आर्गन का कितना होता है 18 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है इस स्पीशीज में, और आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, दो अलग अलग में, दो स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड आंसर होगा, सेकंड और थर्ड आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा, सेकंड और थर्ड होगा, ठीक है ना। चलो आगे देख, ये क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डजंट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ये बोल रहा है कि इनमें से जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑर्डर जो है अरेंज का वो सही नहीं है, जो प्रॉपर्टी उसके सामने लिखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, ठीक है ना। इसके लिए तुम, चार ऑप्शन है ना, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लो, हर ऑप्शन के लिए 30 सेकंड का टाइम लो, और फिर 2 मिनट बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 मिनट बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
हर एक को देखना अच्छे से और फिर बताना कि क्या है, कैसे आएगा। अच्छे से देखना लेकिन, ठीक है। चलो, हो गए हैं, 1 मिनट हो गया है ऑलमोस्ट। तुम लोगों ने आंसर भी लिखना शुरू कर दिया होगा, पता लग गया होगा कि कौन सा सही है। अच्छा, एक कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना तुम लोग, ये तो मैं बताना ही भूल गया शुरुआत में आज। एक कॉपी और पेन भी लेके बैठ जाना, ठीक है ना। एक कॉपी और पेन, ये एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। और उसमें जो भी तुम्हें जितने भी सही हो, जैसे मैं डिस्कस करने से पहले कुछ टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, वो टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम खुद से एनालाइज करो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी नॉलेज जो तुम्हें गेन हुई है इतने दिनों में उस चीज़ का इस्तेमाल करो, और फिर देखो कि क्या आना चाहिए आंसर, है ना। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना और फिर सोचना कि क्या होगा। कॉपी और पेन लेके बैठना, ठीक है ना। फिर भी डिस्कस करेंगे इसको। लास्ट के 10 सेकंड 15 सेकंड बचे हैं, वो इरेज कर देते हैं इतने। एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी सामने लिखी है उसका ऑर्डर सही है या गलत है, ये हमें बताना है। पहला है Al3 प्लस इंक्रीजिंग आयनिक साइज। आयनिक साइज के बारे में बात कर रहा है वो, आयनिक साइजेस कैसे होते हैं। Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस और F माइनस, ये हमारा साइज होना चाहिए। F माइनस का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, Al3 प्लस का सबसे छोटा होना चाहिए। ये चीज़ वो बोल रहा है, ठीक है। वो बोल डजंट एग्री विद द वेरिएशन। डजंट है भाई, डजंट है, यानी जो ऑर्डर गलत है हमें वो बताना है। डज नॉट एग्री, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। डजंट एग्री है, मतलब जो ऑर्डर गलत है हमें वो बताना है, जो ऑर्डर गलत है वो बताना है। तो देखो, जब आयनिक साइजेस की बात होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, तो हमें एक चीज देखते हैं, Z/E, ठीक है। जिसका Z ज्यादा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, आयनिक साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो Z/E देखते हैं, ठीक है ना। Z/E, जिसका Z ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, 1/एटॉमिक। ये इस तरीके से डिपेंड करता है, जिसका Z ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें तो पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं, एल्यूमिनियम का क्या होगा Z/E रेशियो, एल्यूमिनियम Al3 प्लस का, इसमें Z होता है हमारा कितना, 13, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, 10। सेकेंड है मेरा Mg2 प्लस, Mg2 प्लस में Z होगा 12 और इलेक्ट्रॉन होंगे 10। तीसरा है मेरा Na प्लस, इसमें क्या होगा 11/10। और चौथा है मेरा फ्लोरीन नेगेटिव, इसका क्या होगा 9/10, ठीक है। तो इसमें Z/E रेशियो जिसका सबसे कम है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। सबसे कम Z/E रेशियो किसका है, 9/10 जो है वो सबसे छोटा है रेशियो में, फिर 11/10 है उससे बड़ा, फिर 12/10 है उससे बड़ा, और फिर 13/10 है उससे बड़ा। तो जो साइज का जो होगा वो इसका रिवर्स होगा, जो साइज होगा, साइज का जो ऑर्डर होगा वो इसके रिवर्स होगा, यानी कि 9/10 के फ्लोरीन नेगेटिव, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। फ्लोरीन नेगेटिव के बाद 11/10 है सोडियम का, तो इसका साइज उससे थोड़ा छोटा होगा। उसके बाद 12/10 है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम प्लस से थोड़ा सा छोटा होगा, और एल्यूमिनियम 3 प्लस का सबसे छोटा होगा। ये क्यों होता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण होता है। तो जो ये है मेरा, ये मेरा एकदम सही ऑर्डर है, ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर मेरा क्या है, करेक्ट है, ये ऑर्डर मेरा करेक्ट दे रखा है, और मुझे बताना है जो करेक्ट नहीं है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये सही ऑर्डर है तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगले पेज पे देखते हैं, BCNO, ठीक है। अरे इसमें खाली जगह नहीं है क्या, यहाँ पे कर लेते हैं फिर क्वेश्चन। चलो ठीक है, यही करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ समझ आ गई तो मैं इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ।
इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गई तो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ। यहीं पे समझते हैं सेकंड और थर्ड को भी, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गई तो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं अब, ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले का, देखते हैं क्या है। सेकंड वाले में बोल रहा है वो इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमको किसको कंपेयर करना है, बी सी एन और ओ, ठीक है ना, वो ये चीज़ बोल। तो एक चीज़ याद करो कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सोडियम नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ये चीज़ हम इन दोनों का देखते हैं। ये चीज़ कैसे होती है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन की क्या है 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे क्या है, ये फुली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। यहाँ पे फुली फील्ड लेकिन ये हाफ फील्ड नहीं है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और O2 नेगेटिव और O2 प्लस बनाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। यानी इसको तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और सोडियम का स्टेबल है, यहाँ पे हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। नाइट्रोजन क्या है, सॉरी नाइट्रोजन क्या है, स्टेबल है, क्योंकि हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। नाइट्रोजन से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, खुद से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो सोडियम की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, सोडियम की ज्यादा होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर गलत दे रखा है। यहाँ पे नाइट्रोजन, मैं सोडियम बोल दिया हूँ दो बार, सॉरी। नाइट्रोजन की जो होती है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। और यहाँ पे देखो ऑर्डर गलत दे रखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन की कम दे रखी है और ऑक्सीजन की ज्यादा दे रखी है। तो ये क्या होगा मेरा, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। और मुझे इनकरेक्ट ही बताने हैं कि इनकरेक्ट इनमें से कौन कौन है। तो मेरा सेकंड आंसर होगा, सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड मेरा आंसर। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, IBrClF इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है ये। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है क्लोरीन की वो ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और क्लोरीन सॉरी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, है ना। ये चीज अभी हमने देखी थी। और क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से भी और आयोडीन से। ये चीज तो सही है, यहां तक तो सही है, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन का क्या साइज बड़ा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि रिपल्शन इसमें क्या है, ज्यादा रूम है, ज्यादा स्पेस है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इतना रिपल्शन नहीं फील करता है वो, तो आराम से वो रख सकता है अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा, क्लोरीन ज्यादा होगा फ्लोरीन से। तो इसका सही ऑर्डर ये होता है IBrF और Cl, ये सही ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर क्या है, गलत है, ये ऑर्डर क्या है, गलत है। तो ये ऑर्डर गलत है, तो ये क्या इनकरेक्ट है, और मुझे इनकरेक्ट ही बताने थे, तो ये भी मेरा होगा। सेकंड और थर्ड तो मेरा आंसर होंगे। और देख लेते हैं लास्ट वाला, लास्ट वाला सही है गलत है, एक बार देखते हैं। लास्ट वाला देखते हैं सेकंड। अब देखो एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो एटॉमिक रेडियस होता है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, तो ये डाउन द ग्रुप की बात कर रहा है ना। डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस मेरा बाय डिफॉल्ट इंक्रीज करना चाहिए, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए। और इसने क्या ऑर्डर सही दे रखा है, तो ये क्या करेक्ट ऑर्डर है मेरा, ये कैसा करेक्ट ऑर्डर है। और मुझे क्या इनकरेक्ट बताना था, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो 20 का मेरा आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे देख। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसके लिए बस 1 मिनट का टाइम, सिर्फ 1 मिनट का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट,
इसके लिए बस एक मिनट का टाइम, ठीक है ना, 1 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ याद करने का था, और याद का भी क्या था, इजी है ये सब, देखते हैं। यहाँ पे तुम लोग जो गलती कर सकते हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कर सकते हो, और कहीं कोई गलती नहीं करोगे। या शायद मेटलिक करेक्टर में भी कर दो, पता नहीं, या शायद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी कर दो, मैं नहीं बोल बता रहा, एक मिनट बाद ही बताऊंगा। चलो डिस्कस करते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तुमने पढ़ा होगा, पोलिंग स्केल पे हम मेजर कर रहे थे, पोलिंग, लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल स्केल था, उसका कोई यूनिट नहीं था, उसने आर्बिट्री फ्लोरीन की वैल्यू 4 मान ली थी, और 4 के आगे कोई यूनिट नहीं थी उसकी, 4 के आगे कोई यूनिट नहीं थी, 4 के आगे कोई यूनिट नहीं थी, फ्लोरीन की आर्बिट्री वैल्यू, आर्बिट्री यानी अपने मन से 4 मानी, उसकी कोई यूनिट नहीं थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट होती नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मेरा आंसर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी की मेरी एक वैल्यू होती है, एनर्जी हम किस में नापते हैं, किलो जूल पर मोल में। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम किस में नापते हैं, किलो जूल पर मोल में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो हम यूनिट लेते हैं किलो जूल पर मोल लेते हैं। फिर मेटेलिक करेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई तुम ये नहीं कह सकते हो कि सोडियम इतने यूनिट ज्यादा मेटेलिक है मैग्नीशियम से, ऐसी कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती अभी तक, और आगे भी नहीं करेगी जहां तक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है मेटेलिक करेक्टर। इसका मैंने तुम्हें एक बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक करेक्टर। अगर मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मेटेलिक करेक्टर कम होंगे, ये बात है। फ्लोरीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी फ्लोरीन लीस्ट मेटेलिक करेक्ट एलिमेंट है, लीस्ट मेटेलिक करेक्टर वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो ना मेटेलिक करेक्टर की यूनिट होती है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट होती है, तो आंसर मेरा इसका फर्स्ट एंड फोर्थ होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कुछ नहीं, कोई ज्यादा हाई तोबा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। आयनिक रेडी वेरी इन, आयनिक रेडी के बारे में बात कर रहा है कि आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है, ठीक है ना, आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है। क्या बोल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो ये है थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन, एडवांस इस तरह का पूछ सकते हैं। जे एडवांस को कोई आसान क्वेश्चन बनाना होगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे वो। 1 मिनट लो, 1 मिनट सोचो क्या होगा, उसके बाद डिस्कस कर। चलो डिस्कस करते हैं। आयनिक रेडी जो होती है वो वेरी करती है इनवर्स प्रोपोर्शन टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनिक रेडी जो होती है इनवर्सली डायरेक्ट डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा ज़्यादा है तो आयनिक रेडियस मेरा कम होगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा कम है तो आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। तो इसका फर्स्ट होगा। स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करती है, अगर कहीं पे स्क्वायर स्क्वायर लिखा हो तो उसको काट दो, स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करती होती है।
ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करती है आयोनिक रेडी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो मेरे को क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो मैं आराम से, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो सही से न्यूक्लियस का चार्ज को फील नहीं कर पाएगा। जैसे ऐसे शील्ड बन जाएगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चार्ज सही से फील नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। इसके स्क्वायर पे कोई प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड होगा। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ऐसे रखना, ये राइट कर लेना कि आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड इफेक्टिव से करते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हाईलाइट कर लो, लिख लेना कॉपी में, क्योंकि ये कई सारी जगह काम आ जाएगा। ठीक है, आगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मल्टी करेक्ट का। उसके बाद हम असर्शन रीजनिंग और मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठीक है ना। ये मल्टी करेक्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लो एक बार। एन एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय द एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड में एंड ग्रुप 13 में। पहले तो एलिमेंट ही निकाल लो और फिर उसकी प्रॉपर्टी देखना है कि सही है या गलत है, क्या है। चलो इसके लिए तुम्हें कितना टाइम दूं मैं, 1 मिनट में हो जाना चाहिए, 1 मिनट, ठीक है ना। पहले एलिमेंट निकालना फिर उसकी प्रॉपर्टीज को देखना, फिर ये समझ आएगा, ठीक है। चलो 10 सेकंड में करते हैं इसको। चलो करते हैं। देखो इसका थर्ड पीरियड और ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो एलिमेंट कौन सा होगा थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे थर्ड पीरियड में मेरे एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है, और फिर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेरा ग्रुप 13 का है। थर्ड पीरियड में अगर मैं देखूं, थर्ड पीरियड की मैं बात करूं तो थर्ड पीरियड में ग्रुप 13 का जो मेरा एलिमेंट होता है वो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज देखो, एल्युमिनियम क्या है, मेरा मेटल है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज शो करेगा, मेटल है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी हाँ, मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करेगा, ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास की बात है। लिक्विड मेटेलिक, लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड से मरकरी होता है, लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड होता है। सॉलिड और मेटेलिक, हाँ मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, हमें पता है, मेटेलिक करेक्टर होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, देखा भी होगा एल्यूमिनियम आप लोगों ने, एल्यूमिनियम फॉइल देखी होंगी। सॉलिड नॉन मेटेलिक, मेटल जब कह दिया है हमने तो नॉन मेटल की तो कोई बात ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका आंसर, सो इजी क्वेश्चन, जेई में तो शायद नया, नीट वीट में आ जाए, सो इजी क्वेश्चन, बहुत आसान। तो चलो इससे हमारा खत्म होता है ये वाला सेक्शन। अब हमारा सेक्शन 3 है, तो इसके लिए एक बार देखते हैं। सेक्शन 3 मैच द फॉलोइंग है। इसमें तुम एक बार क्वेश्चंस देखो, इसमें तुम आराम से 3 मिनट का टाइम लो, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 से 3 मिनट का टाइम लो, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आराम से करो। पहला तो आसान ही है, ठीक है ना। चलो मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है।
हेक्सेन। तो इसका आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा जहां तक है। नहीं निकाला तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो चलो डिस्कस करते हैं। हमें एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहा है वो। एटॉमिक साइज के बारे में एक चीज याद रखना है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज। ये चीज हमें याद रखनी थी। इसमें जनरली तुम देखो ग्रुप टू के एलिमेंट्स दे रखे हैं सारे, ग्रुप टू के हम लिख लेते हैं, और सॉरी पीरियड टू के दे रखे हैं, पीरियड टू के हम लिख लेते हैं। पीरियड टू के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है। ठीक है ना, ये ग्रुप पीरियड टू के एलिमेंट है मेरे, लास्ट में न्यू, ये है मेरे पीरियड टू के एलिमेंट। ठीक है। अब इसमें से इसने क्या दे रखा है, बेरिलियम टू ऑक्सीजन इसने दे रखा है, बेरिलियम टू ऑक्सीजन, यानी ये इसने सेक्शन में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला, अक्रॉस द पीरियड, यानी जब हम यहाँ से इधर की साइड जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज मेरा एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा मेरा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ देखो, बेरिलियम का जो साइज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर बोरोन का होगा, फिर कार्बन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो साइज होगा वो सबसे कम होगा, ऑक्सीजन का साइज क्या होगा, सबसे कम होगा। ऑक्सीजन का साइज सबसे कम होगा, तो सबसे कम नंबर देखो कौन सा है यहाँ। ऑक्सीजन जो है मेरा, ये अगर ए और डी और ई तरीके के हैं, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस तरीके, तो ऑक्सीजन है मेरा सी। तो सी का जो ऑप्शन होगा, सी का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे कम देखो, सबसे कम है 74। सी का फर्स्ट आना चाहिए, सी का फर्स्ट आना चाहिए। सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा बेरिलियम का। बेरिलियम का देखो सबसे ज्यादा क्या है, 111। तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा आना चाहिए, यानी ए का 111 आना है। अब मेरे का ई का बताना है, बी का बताना है और डी का बताना है। ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद सबसे कम साइज किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन से हल्का सा बड़ा किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन से हल्का सा बड़ा नाइट्रोजन का होना चाहिए। 111 के बाद दूसरा जो सबसे कम साइज है, सब 111 के बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा साइज है वो 88 है। तो 88 किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का होना चाहिए 88, किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का है ई, ई में यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 88 होना चाहिए, यानी 2। ए का आंसर क्या था, 100 का आंसर था 1 इसका। ठीक है। बी का देखो, नाइट्रोजन से हल्का सा बड़ा होना चाहिए मेरा कार्बन। ओ चलिए एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इतना ज़्यादा झंझट नहीं, और आसान तरीके से करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एटम, कि बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का और फिर ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये हमारा बेरिलियम का सबसे ज़्यादा साइज होना चाहिए। तो बेरिलियम का देख लो, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा 111 है, 11 मेरा बेरिलियम। के बाद इससे थोड़ा सा कम 88 होना चाहिए बोरोन का। इससे थोड़ा सा कम कार्बन का होना चाहिए, कार्बन का होना चाहिए मेरा 77। इससे थोड़ा सा कम मेरा नाइट्रोजन का होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए मेरा 74। ठीक है ना। और इससे थोड़ा सा कम मेरा ऑक्सीजन का होना चाहिए, ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए मेरा 66। अब ओ 66, अब यहाँ से मिलाना शुरू करते हैं। बेरिलियम की क्या वैल्यू 111, यानी इसका क्या होगा 3 होगा। सी, कार्बन, कार्बन का क्या वैल्यू है 77, 77 का मतलब 4 होगा। मैच करते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का देखते हैं। सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 66 होना चाहिए, यानी 5, सी का 5 आंसर होना चाहिए।
बी देखते हैं, बी का 88 होना चाहिए, 88 का है, 88 यहाँ है सेकंड, तो डी, डी का 2 होना चाहिए, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए मेरा 74, 74 किसका है फर्स्ट का होना चाहिए, ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2 और ई का 1, ये मेरा ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन था, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो क्या है, मैच द करेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। एक एक करके डिस्कस करेंगे इसका, एक एक का। में क्या है, पहले हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज को देख के भी बता सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है, देखें क्या। देखो यहाँ पे देखो, एक चीज तुम देख रहे हो, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखे चलो पहले तुम करो, पहले तुम लोग 2 मिनट का टाइम दे डिस्कस। आवाज नहीं आई क्या पिछले उसमें, अरे यार आवाज आ रही, ये दिक्कत हो गई क्या। चलो अगर पहले बीच में आवाज चली गई होगी तो उसको फिर डिस्कस करते हैं वापस से, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा दोबारा, ठीक है ना। उसमें वैसे कुछ था नहीं क्वेश्चन नंबर 43 में, लेकिन अगर आवाज चली गई होगी, मेरे हिसाब से आवाज चली गई होगी क्योंकि मैंने माइक भूल गया था कनेक्ट करना। अगर चलो ठीक है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो इसको एक बार डिस्कस करके देखते हैं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा फ्लोरीन। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा हमारा, फ्लोरीन होगा, ठीक है ना। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन होगा, लीस्ट रिएक्टिव हमारा फ्लोरीन। वेट रुको, अब करते हैं, ठीक है ना, सीरियसली करते हैं, आराम से करते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा अब आराम से करते हैं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारे होते हैं नोबल गैसेस, ठीक है ना। लीस्ट रिएक्टिव हमारे नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस एकमात्र ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस का पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस का पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और नोबल गैसेस क्या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारा कौन सा होगा इसमें, ये होगा डी, मेरा लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो डी इसका आंसर होगा। उसके बाद क्या कह रहा है वो, मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड वो बनाएगा एट मेटल जिसकी फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी कम होगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादा जंप नहीं आ रहा होगा, वो बनाएगा। तो अब तुम इसका देखो, इसका 419 और 3000, इसका 1681 और 3300, तो काफी ज्यादा बड़ा बड़ा जंप आ रहा है। इसका 738 और 1400, कोई ज्यादा बड़ा जंप नहीं आया है। तो जो मेरा मेटल हैलाइड होगा, जो बाइनरी हैलाइड बनेगा, बाइनरी हैलाइड मतलब MX2 टाइप का, यानी Mg और इस तरह का जो होता है MgCl2 का, वो मेरा होगा ये फोर्थ। फोर्थ का जो मेरा आंसर होगा वो होगा मेरा सी। फोर्थ का जो मेरा आंसर होगा सी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है काफी। देखते हैं अब सीओडी मेरे निकल गए, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल और मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन दोनों में से कोई होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी ग्रुप 1 के मेटल की बात कर रहा है वो। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी देखो 419 और इसकी देखो 1681, इसकी बहुत ज्यादा है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल मेरा ए होगा। और अब ऑप्शन मेरा बी बचा है जो वैकेंट है, तो फर्स्ट का आंसर बी होगा। लेकिन देख लेते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी मेरी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी किस में निकल रही है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी निकल रही है बी में, तो बी मेरा होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी। तो ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर डी और फोर्थ का आंसर सी। जिन्होंने इस ऑर्डर में ये आंसर लिखा है
उनको पूरे सही और पूरा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आगे देख, ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट इज गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, पहले कॉलम में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और सेकंड कॉलम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है उसी एलिमेंट का। मैच नहीं नहीं उसी का नहीं, दूसरे एलिमेंट का, ठीक है। मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये दे रखा है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें बताना है कि किसकी कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, किसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो पॉजिटिव का मैंने बताया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ नोबल गैसेस की होती है। तो यहाँ सबसे पहले नोबल गैस सर्च करो, क्योंकि एक ऑप्शन हमारा गायब हो जाएगा फिर। नोबल गैस सर्च करो सबसे पहले कौन सा है। 1s2 2s2 2p6, ये 2 होगा, ये 2 है। 2p6, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी फर्स्ट का आंसर मेरा क्या होगा, डी होगा। फर्स्ट का आंसर मेरा डी होगा, यानी डी मेरा अब जा चुका है। अब मेरे को ए बी सी और इनमें कनेक्ट करना है, ठीक है। सबसे कम जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, ग्रुप 1 के एलिमेंट की। सबसे कम देखो, अब सबसे कम किनकी होगी, ग्रुप 1 के एलिमेंट की। इनमें सबसे कम देखो, इनमें सबसे कम 53 है, और यहाँ देखो 3s1, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये सोडियम है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए। ये किससे मैच होगा, ए से। ये किससे मैच होगा, ए से, ठीक है ना। थर्ड का देखो, थर्ड और फोर्थ का देखो। फोर्थ में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगर मैं इसका देखूं, इसमें क्या है, इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगी, है ना, रिलेटिवली कम स्टेबिलिटी आएगी। तो थर्ड का जो होगा उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका होगा बी। और अब मेरे पास सी बचा है, तो इसका होगा सी। यानी सिंपली फर्स्ट का आंसर होगा डी, सेकंड का आंसर होगा मेरा ए, थर्ड का आंसर होगा मेरा बी, और फोर्थ का आंसर होगा मेरा सी। तो मेरे मैच द फॉलोइंग हो गए, क्या तीन ही मैच द फॉलोइंग थे और कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जिस टाइप के क्वेश्चन है हमारे, वो है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल मोटा मोटे तौर पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसमें कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। असर्शन एंड रीजनिंग है जो हमारा लास्ट टाइप का है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। असर्शन एंड रीजनिंग में तुम्हें बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें तुम्हें एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक फैक्ट दिया जाएगा, तुम्हें बताना है कि वो फैक्ट सही है या गलत है। उसके नीचे, उस फैक्ट के नीचे जस्ट एक रीजन दिया जाएगा, उस फैक्ट को जो समझा रहा होगा। तुम्हें ये बताना है कि वो फैक्ट सही है या नहीं है, और उसके बाद ये बताना है कि अगर ये फैक्ट सही है तो जो नीचे रीजन दिया है वो उस फैक्ट का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अभी देखते हैं क्या है, धीमे धीमे समझते हैं। In the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. ठीक है, एक assertion की statement देगा और एक reason की statement देगा। Choose the correct option, अब ऑप्शन आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। जैसे कि अगर तुम्हारा आंसर फर्स्ट है तो उसका मतलब है कि असर्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज रॉन्ग। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड अगर तुम्हारा आंसर है तो इसका मतलब है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी जो हमने असर्शन दिया है और जो रीजन दिया है, जो रीजन दिया है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। थर्ड बोलता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, दोनों गलत है। और फोर्थ बोलता है असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, असर्शन जो है वो गलत है, एंड रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन जो है वो तो सही है लेकिन असर्शन है जो फैक्ट है वो गलत है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, ये चीजें चारों समझ आई। इन्हीं के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, पहला देखते हैं, खुद पढ़ो। और इसके बाद फिर देखना है इसमें एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से क्या आंसर आना चाहिए, है ना। इसके लिए तुम 2 मिनट का टाइम ले लो और खुद पढ़ो एक बार, 2 मिनट, और इसका पढ़ के मेरे को बताओ क्या होगा।
चलो देखते हैं इसका, ठीक है ना। असर्शन क्या है, जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड में तो वो इंक्रीज करती है। ये बात ठीक है, ये बात तुम लोगों को भी पता होगी, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, यानी असर्शन मेरा करेक्ट है, मेरा करेक्ट है। अब देखते हैं इसके लिए जो रीजन दिया है वो सही है या नहीं है। When successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum level, the shielding effect of inner core of electron doesn't increase very much. हाँ ठीक है। To compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus, ये बोल रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन ऐड होते रहते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स के कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और उस चीज को कम करने के लिए शील्डिंग भी बढ़ती रहती है। लेकिन जो शील्डिंग का इफेक्ट होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले ज्यादा कम होता है। शील्ड कम हो पाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील करता है और वो पास आ जाते हैं न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे रीजन भी जो है सही है, रीजन भी क्या है सही है, रीजन भी क्या है सही है। तो असर्शन भी करेक्ट है और उसका जो रीजन है वो भी सही है। तो इसका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो देखो क्या होगा, assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation of assertion। रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। तो इसमें जो होगा हमारा, इसका आंसर हमारा सेकंड होगा कि assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। ठीक है आगे देखते हैं। 47 देखो क्या है, assertion A। इसके लिए दो दो 2 मिनट का टाइम लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट का टाइम लो, उसको भी डिस्कस करते हैं। चलो इसको डिस्कस करते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, बोरोन हैज अ स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। एक बार इसको देखते हैं, बोरोन और बेरिलियम देख। कह रहा है कि बोरोन की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी कम होती है बेरिलियम से। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्या 1s2 2s2। बेरिलियम का क्या है 1s2 2s2 2p1, ये है। ठीक है अब देखो इसमें क्या है, बोरोन का क्या है, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पी से निकलेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फुली फिल्ड एस से निकलेगा फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी में। प्लस जो 2s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। जैसे अगर तुम बनाओगे तो यहाँ 2s होगा और यहाँ 2p होगा, ये 2s के लिए होगा और ये 2p के लिए होगा, तो 2p दूर है। दूर होने के कारण क्या दिक्कत आएगी कि वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं फील कर पाएगा, तो ये आराम से निकाल देगा। तो बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन आयोनेशन एंथैल्पी होती है बोरोन की, वो बेरिलियम से क्या होती है कम होती है। ये चीज है, तो बोरोन है स्मॉलर फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। तो असर्शन हमारा करेक्ट है। इसके लिए रीजन देखते हैं क्या दिया है। द पेनिट्रेशन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन द 2p इलेक्ट्रॉन, यानी जो 2s इलेक्ट्रॉन वो पास होता है न्यूक्लियस के, hence 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बात सही है, देन द 2s इलेक्ट्रॉन। ये चीज मैं तुम्हें बता रहा था कि ये क्या है, इसका दूरी होती है ज्यादा, इसलिए 2s इलेक्ट्रॉन से निकालना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन, है ना। 2p इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, 2s इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो इसका भी क्या होगा, और असर्शन सही एक्सप्लेनेशन है रीजन का, रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका आंसर भी सेकंड होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन शायद से ये देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं असर्शन एंड रीजन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम नेगेटिव हो जाती है हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए 2 मिनट टाइम लो, सोचो और फिर करते हैं डिस्कस, ठीक है। थक गया आज मैं काफी ज्यादा।
लाइव लेक्चर ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें क्या है, पता चलता रहता है कि क्या चल। थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में दिक्कत है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पता नहीं चलता। लाइव लेक्चर में चैट होता है, पता चलता है, सही रहता है, अच्छा रहता है। रिकॉर्डेड में नहीं। चलो कोई नहीं, तो कोई नहीं। चलो इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, लेस नेगेटिव होती है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ये बात सही है। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, क्योंकि क्या साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से क्या होता है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो सही से अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं कर पाते हैं, तो जो स्टेबिलिटी सही से आ नहीं पाती है ना। तो इसलिए क्या है, लेस नेगेटिव होते हैं, कम एनर्जी निकलती है। रीजन क्या दिया है, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। यही चीज मैं बोल रहा था, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। रीजन सही दिया है, असर्शन भी सही है, दोनों चीजें सही है, तो ये भी सेकंड होगा कि रीजन सही है, असर्शन सही है, और रीजन जो दिया है वो असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एकदम वैलिड है। ठीक है, तो चलो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो था वो खत्म हो गया है एकदम से। कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने एनसीईआरटी कंप्लीट करा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करा, जेई मेंस के क्वेश्चंस करे, जेई एडवांस के क्वेश्चंस करे, नीट के क्वेश्चंस करे। काफी सारे क्वेश्चंस लगाए हैं हमने इस दौरान पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो एटलीस्ट तुम्हें इनऑर्गेनिक का जो बेसिक चैप्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप लोग यूट्यूब चैनल के जो हमारा है, किसी किसी भी वीडियो के कमेंट में लिख देना। मैं हर वीडियो के कमेंट जब भी आते मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, लिख देना, मैं पढ़ूंगा अच्छे से और उस पर काम करूंगा। कोई आपको फीडबैक देना है उसका भी आप कमेंट में लिख सकते हो, अच्छा फीडबैक हो, बुरा फीडबैक हो, जो भी हो वो चीज़ आप लिख सकते हो। और आने वाले सेशन में मैं एक चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ कि जो लेक्चर के लास्ट के 5 to 10 मिनट्स होंगे उसको मैं डाउट सेशन रखूंगा। डाउट सेशन इन द सेंस कि आपके कई सारी जगह एग्जाम्स आते रहते हैं, स्कूल में एग्जाम चलते रहते हैं, तो आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट हो, आप उस दौरान मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उस दौरान मेरे को डाउट बताने में जितना टाइम लगेगा वो अलग बात है, वो चीज़ मत नहीं मैं बॉदर कर रहा। लास्ट का जो भी लेक्चर मैं लूंगा उसके लास्ट के 5 to 10 मिनट्स मैं डाउट का रखने जाता हूँ, ठीक है ना। डाउट का शुरू करने वाला हूँ कुछ दिनों में, या तो शुरू, हाँ शुरू करने ही वाला हूँ मैं कुछ दिनों में, ये चीज़ शुरू कर दूंगा। तो ताकि आपको जो भी डाउट है आप इंस्टेंटली पूछ लो, उसको कवर कर लो। तो जब भी आप लेक्चर पूरा देखोगे मेरा, तो लास्ट में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको कोई भी केमिस्ट्री में डाउट है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली जो भी आपको डाउट हो मेरे से पूछ लो, मैं उस दौरान आपको बता दूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आपको जो नोटिफिकेशन, अगर जैसे डेली नोटिफिकेशन आपको चाहिए अनअकैडमी की तरफ से, जो कि जैसे हम जो भी लाइव लेक्चर लेते हैं नया, उसमें आपको पता लगता रहेगा अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन चैनल करने के लिए आपको क्या करना है, इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल करके लिंक दिखेगा, उसको आप क्लिक करिए, वो सीधा आपको डायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ आपको ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल अपने आप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको डेली अपडेट्स आते रहेंगे। जब भी कोई नया लेक्चर लेंगे, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, अच्छी अच्छी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, तो जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें योग 10 प्रोमो कोड यूज़ कर लेना। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से, जो है वहाँ से। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर से, अगर iOS यूज़र है तो एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी ऐप में फ्री फीचर्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब भी एंट्री कोड मांगे कहीं ऐप में तो आप योग 10 डाल देना, योग 10 से आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी हर जगह। और थैंक यू ये लेक्चर देखने के लिए बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी मेहनत से मैंने लेक्चर बनाया था, थोड़ी थोड़ी आ, थोड़ा थक गया था ज़्यादा, तो कहीं चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, उस चीज़ के लिए सॉरी। लेकिन ये मेहनत से काफ़ी लेक्चर बनाया था मैंने एग्जाम्पलर का। एग्जाम्पलर क्या है, मैंने शुरुआत में जब मैंने इस जो पार्ट 1 था इस सीरीज़ का, उसमें मैंने बताया भी था कि एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो लोग जनरली सॉल्व नहीं कराते हैं। मतलब एग्जाम्पलर, और एग्जाम्पलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी को तुम, मतलब मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी बाइबल है, एनसीईआरटी बाइबल है, उसके हर क्वेश्चन लगाओ अच्छे से, तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी।
कोई दूसरी बुक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, तुम्हारा सब अच्छे से होगा, स्कूल अच्छे से होगा, जेई होगा, नीट होगा, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो थैंक यू, और अनअकैडमी का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, कुछ दिनों बाद मेरी वहाँ स्पेशल क्लासेस आएंगी, तो आप लोगों को मिलता हूँ मैं वहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकॉन दबा देना, बेल आइकॉन दबाने से आपको जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना वीडियो को, मेरी जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। और अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और हर एग्जाम के लिए जो हम कहते हैं लेट्स क्रैक इट, हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, हम हर एग्ज़ाम को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना, हर एग्ज़ाम को अच्छे से पार कर लेंगे, उसको अच्छे से कर लेंगे। बने रहो मेरे साथ। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।